और अब बड़ी खबर वॉर जोन से, जहां विजय दिवस से पहले विध्वंसक हुआ है रूस। यूक्रेन के कई पोजीशन पर एक साथ हमला, धुएं की आड़ में रूसी सैनिक का अचानक से हमला और हमले में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए, आपको पूरी तस्वीर में दिखा रहे किस तरीके से एक बड़ा हमला किया गया, यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है और रूस ने ये रणनीतिक हमला किया था यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर। और वहीं एटमी टेंशन के बीच यूक्रेन के ठिकानों पर रूस की बमबारी हुई है। खार्किव में यूक्रेन के सैन्य ट्रेनिंग कैंप पर हमले में 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के हताहत होने की खबर है। रूसी हमले में यूक्रेन के वेपन भंडार को भी नुकसान पहुंचा है। खार्किव में यूक्रेनी सैन्य कैंप पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं जोरदार धमाके के बाद कई यूक्रेनी सैन्य कैंप तबाह हो चुके हैं। कल क्रेमलिन में पुतिन की 5वीं शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भव्य और शानदार बनाया गया था। रूस में इस मौके पर जश्न की शानदार तस्वीरें देखी, लेकिन इस शपथ के साथ ही यूक्रेन और यूरोप पर एटमी संकट और गहरा हो गया। पुतिन के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद यूक्रेन में बारूदी आंधी देखी गई और शपथ ग्रहण खत्म होते ही पुतिन ने 5 आदेश भी जारी किए। पहला आदेश ये कि 9 मई से पहले यूक्रेन में बड़ी विजय निश्चित की जाए। दूसरा आदेश जारी होते ही यूरोप बॉर्डर पर एटमी फोर्स तैनात कर दी गई। तीसरे आदेश का पालन करते हुए रूसी सेना ने यूरोप सीमा पर 13 जगह एटमी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। चौथे आदेश के मुताबिक ब्लैक सी में एटमी पनडुब्बी तैनात कर दी गई है। 5वें आदेश के तहत रूसी विदेश मंत्रालय ने यूके के राजदूत को तलब कर लंदन पर परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी जारी कर दी। सात मई की 2 ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज यही हैं। 7 मई के दोपहर भारतीय समय के मुताबिक करीब 2:30 बजे व्लादिमीरोविच पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पुतिन की शपथ के साथ ही अरब से महासंग्राम की चिंगारी भड़काने वाली सबसे बड़े नरसंहार की आशंका बनने वाली खबर सच हो गई। इजरायली सेना के टैंकों और सैनिकों ने गाजा के आखिरी सुरक्षित क्षेत्र राफा में जंग शुरू कर दी। गाजा के फिलाडेल्फी पर कब्जा करके राफा को सीज कर दिया। पुतिन की 5वीं शपथ और गाजा के राफा पर इजरायल के हमले, ये दोनों ही खबरें अमेरिका का संकट बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका के विरोधी पुतिन 5वीं शपथ के बाद यूरोप में साम्राज्य विस्तार और नेटो संघार का युद्ध शुरू कर सकते हैं और इसी के साथ अरब में अमेरिका का प्रभाव घटाने
फिलिस्तीन को दोबारा बनाने के लिए रूस, ईरान और चीन मिलकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ सकते हैं। पुतिन की शपथ के बाद यूरोप में महासंग्राम के समीकरण बन गए हैं। पुतिन ने शपथ से पहले ही परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट है कि रूस कभी भी किसी नेटो सदस्य देश पर हमला कर सकता है। यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के नजदीक रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ गाजा के राफा पर हमलों के बाद अरब में महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है। गाजा के प्रतिशोध में प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। दुनिया के इन दोनों फ्रंट पर छिड़े युद्ध की आंच यूरोप पहुंच रही है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट बन चुका है। पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन की धरती पर रूस फ्रांस की जंग शुरू हो चुकी है। पुतिन सेना ने संपूर्ण यूक्रेन में महासंहार शुरू कर दिया है। पुतिन के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही रूस ने ओडेसा में नाटो मिसाइल गोदाम नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही क्रीमिया में हमले करने आई यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड तबाह कर दी है। पुतिन फौज ने डोनेट्स्क के सोलोवयोवो में रूसी झंडा फहरा दिया है। खार्किव के 2 मोर्चों पर रूस की जीत हुई है। साथ ही पश्चिमी यूक्रेन पर हमले करके यूक्रेनी हथियार गोदाम नष्ट किए गए हैं। ये यूक्रेन की धरती पर हुए युद्ध घटनाक्रम है, लेकिन क्रेमलिन से लेकर डाउनिंग स्ट्रीट तक तनाव फैल गया है, क्योंकि 5वीं शपथ के साथ ही पुतिन ने परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। व्लादिमीरोविच पुतिन ने 7 मई को रूसी संवैधानिक परंपराओं के अनुसार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मॉस्को के भव्य शपथ ग्रहण की दुनिया साक्षी बनी और इसी शपथ ग्रहण से यूरोप के अस्तित्व पर ग्रहण की आशंकाएं भी जोर पकड़ चुकी हैं। साल 2000 से स्थापित 7 मई को शपथ ग्रहण की परंपरा पुतिन ने गर्वीले अंदाज में निभाई। क्रेमलिन के शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंचने से पहले पुतिन अपने ऑफिस से निकले। क्रेमलिन के लंबे गलियारों में आत्मविश्वास से भरे लंबे कदम रखते हुए नजर आए। रेड कारपेट पर चलते हुए पुतिन ने गलियारों में लगी पेंटिंग्स का मुआयना किया। क्रेमलिन के सुनहले दरवाजों से निकलकर पुतिन अपने गार्ड ऑफ ऑनर की तरफ बढ़े, जो घंटों से बारिश और जमा देने वाले तापमान में रूस पर सबसे लंबा शासन करने वाले पुतिन के इंतजार में थे। पुतिन के गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते के अधिकारी ने उनके हाथ से छाता लिया और पुतिन फुली आर्मर्ड रशियन मेड 4.4 लीटर ट्विन टर्बो हाइब्रिड V8 इंजन और सेनात लिमोजीन में सवार हो गए। पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले ही रूस के सांसद, संविधान कोर्ट के न्यायाधीश, रूस और विदेश के राजदूत ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट एंड्रयूज हॉल में मौजूद थे। पुतिन की औरुस सेनात लिमोजीन सेंट एंड्रयूज हॉल की तरफ बढ़ रही थी और उसी बीच क्रेमलिन के सैन्य अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए संविधान की विशेष प्रति और राष्ट्रपति का प्रतीक चिन्ह मंच पर स्थापित किया। पुतिन के सेंट एंड्रयूज हॉल पहुंचते ही दुनिया भर के 2600 विशिष्ट अतिथियों ने उनका स्वागत किया। मॉस्को के रेड स्क्वायर क्लॉक टावर में घड़ी के कांटे मिलते ही 12 बजे और इसी के साथ रूसी संविधान कोर्ट के चेयरमैन वालेरी ज़ोरकिन ने पुतिन को शपथ ग्रहण के लिए मंच पर बुलाया। व्लादिमीर पुतिन ने संविधान की प्रति पर हाथ रखकर रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसी शपथ के साथ क्रेमलिन ऑफिस में 2030 तक पुतिन का बतौर राष्ट्रपति रहना निश्चित हो गया और राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।
शपथ ग्रहण के बाद रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप के तनावपूर्ण माहौल में रूस चर्चा के लिए तैयार है। पश्चिमी देश तय करें कि चर्चा चाहते हैं या नहीं। पुतिन ने संकेत दे दिया है कि चर्चा के दरवाजे भी खुले हैं और अगर चर्चा नहीं हुई तो विनाश का बंदोबस्त भी हो चुका है। क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले ही पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर परमाणु युद्धाभ्यास का आदेश दे दिया है। और ये यूक्रेन सहित बाल्टिक देशों के नजदीकी क्षेत्र में शुरू हो चुका है। रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 13 क्षेत्र आते हैं। ये हैं अदीगिया, आस्त्रखन, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया, कबारदीनो, बल्गारिया, कलमीकिया, कराची, चेरकासिया, क्रास्नोदर, क्राई नॉर्थ ओसेतिया, अलानिया, रोस्तोव, स्त्रावोपोल, क्राई और वोल्गोरोद। ये इलाके जॉर्जिया से लेकर यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सीमा तक फैले हुए हैं। इन 13 क्षेत्रों से में 25,000 से ज्यादा सैनिक युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। रूस की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों से परमाणु युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हालांकि मिसाइलें बिना वॉरहेड के फायर की जा रही हैं। रूसी सेना मॉक टारगेट पर सटीक हमलों का अभ्यास कर रही है। सवाल यह है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार क्या होता है? तो कम विस्फोटक क्षमता के न्यूक्लियर वॉरहेड को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार कहा जाता है। इन बमों के विस्फोट से छोटे क्षेत्र में रेडिएशन फैलता है। इनके धमाके से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तबाही होती है। धमाके के बाद 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेडिएशन फैलने का अनुमान है। छोटे परमाणु बमों से चेर्नोबिल रिएक्टर विस्फोट जैसा विनाश होता है। शपथ ग्रहण के साथ ही परमाणु युद्धाभ्यास को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। क्योंकि यूरोपीय देशों ने कहा है कि ब्लफ मास्टर कहे जाने वाले पुतिन इस बार ब्लफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूरोप के किसी देश पर परमाणु हमले की पूरी आशंका है। एक पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ अर्ल रॉसमुसन ने कहा है कि नेटो को अपना गर्म दिमाग ठंडा करना चाहिए। रूसी परमाणु अभ्यास से नेटो को समझना चाहिए कि वो यूक्रेन को मदद देकर महाविनाश को बुलावा दे रहे हैं। पुतिन की शपथ के साथ ही कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। मॉस्को से ब्रिटेन को सीधी धमकी जारी हो चुकी है। स्लोवियांस्क के मोर्चे पर 7 फ्रांसीसी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है। इनकी तैनाती 5 मई को यूक्रेन के स्लोवियांस्क में की गई थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूत को तलब किया। दोनों राजदूतों को यूक्रेन को मदद देने पर चेतावनी दी गई। रूस ने कहा है कि लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट सुरक्षित नहीं है। जर्मनी ने अपने राजदूत को मॉस्को से वापस बुला लिया है। यूरोप के साथ रूस के डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं और 5वीं शपथ ग्रहण के साथ ही सीधे युद्ध की आशंका भड़कने लगी है। फ्रांस ने यूक्रेन में सैनिक भेजकर गलती की है, ये मैक्रो भी समझ चुके हैं और रूस की न्यूक्लियर ड्रिल से मैक्रो को खतरे का अंदाजा हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि हम रूस के साथ युद्ध नहीं चाहते। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में सेना नहीं भेजी जाएगी। पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन में सेना भेजने की कोई तैयारी नहीं है। रूस की परमाणु तैयारी देखकर नेटो ने आत्मरक्षा में कदम पीछे खींचे हैं और यही पुतिन चाहते हैं कि नेटो यूक्रेन युद्ध से दूर रहे। पुतिन ने परमाणु शक्ति मोर्चे पर तैनात कर दी है और अब अगर यूक्रेन युद्ध में नेटो अड़चन बना तो यूरोप का परमाणु संहार निश्चित माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कल पुतिन ने क्रेमलिन में 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मगर पुतिन के भव्य शपथ समारोह को
फीका करने का काम ज़ेलेंस्की की नौसेना ब्रिगेड ने 12 घंटे पहले ब्लैक सी में कर दिया, वो भी रूस की ब्लैक सी फ्लीट के 2 लैंडिंग शिप को तबाह करके। यकीन मानिए, यूक्रेनी सेना के जल ड्रोन का गदर से काला सागर धधक उठा। हैरानी करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने बाकायदा रूसी युद्धपोत पर हमले का वीडियो फुटेज भी जारी किया। अब सवाल यह है कि बार बार ज़ेलेंस्की की सेना कैसे पुतिन के गर्व को चोट पहुंचा रही है, कैसे ब्लैक में रूसी नौसेना के युद्धपोतों की बलि ले रही है। देखिए रिपोर्ट। जैसे ही मॉस्को के रेड स्क्वायर में मौजूद क्लॉक टावर पर दोपहर के 12 बजे व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसके बाद सेना ने प्रेसिडेंट पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी। एक तरफ मॉस्को का आसमान तोपों की गरज से गूंज उठा, तो वहीं पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 12 घंटे पहले काला सागर में यूक्रेन के बारूदी बवंडर ने खलबली मचा दी। बीती रात यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स ने काला सागर में फिर से भीषण कतर मचाया। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर फुल फ्लेजेड आक्रमण किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूसी नौसेना के 2 लैंडिंग शिप समंदर में तबाह हो गए। यूक्रेन ने लैंडिंग बोर्ड पर सी बेबी ड्रोन से अटैक किया। वहीं यूक्रेन ने जल ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दागी। नाइट विजन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें यूक्रेन के कामिकाज़े नेवल ड्रोन ने कैप्चर की। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेनी नौसेना के सी बेबी ड्रोन बड़ी तेजी से समंदर में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी रूस के लैंडिंग बोर्ड की तरफ। जैसे ही रूसी नौसेना ने यूक्रेन के जल ड्रोन को अपनी तरफ आते देखा, ड्रोन्स पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। बावजूद इसके यूक्रेन के जल ड्रोन्स तेजी से आगे बढ़े और दक्षिणी क्रीमिया में तैनात रूस के लैंडिंग बोर्ड को सीधे हिट किया। इसी के साथ ही जोरदार धमाका हुआ, आसमान में बारूदी गुबार उठने लगा। पुतिन की 5वीं शपथ से पहले काला सागर में यूक्रेन के बारूदी ट्रेलर ने क्रेमलिन में सनसनी मचा दी। मगर हैरान करने वाली बात यह है, 6 मई की रात भी क्रीमिया में यूक्रेनी नौसेना ने रूस के 22वें युद्धपोत को जलमग्न किया और उसके 24 घंटे बाद क्रीमिया में ही रूसी ब्लैक सी फ्लीट के 2 लैंडिंग शिप तबाह की। मतलब ये कि जिस काला सागर में पुतिन का दबदबा दशकों से कायम है, जिस काला सागर में रूसी नौसेना के जंगबाजों की धाक से दुश्मन थर्रा जाता है, उसी ब्लैक सी में यूक्रेन के प्रचंड प्रहार ने हर किसी को सन्न कर दिया। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है। जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से लेकर अब तक ब्लैक सी में यूक्रेन कई रूसी युद्धपोतों की बलि ले चुका है। आखिर कब और कैसे, ये भी जान लीजिए। बीते 48 घंटों में यूक्रेन की नौसेना रूस के 3 युद्धपोतों को तबाह कर चुकी है, मगर यह सिलसिला बीते 2 साल से लगातार जारी है। इससे पहले 21 अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल बेस कोमुना को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल्ज युद्धपोत पर सी बेबी ड्रोन से हमला किया गया और वो नष्ट हो गया। ये उन युद्धपोत का ब्यौरा है जो हमले में डूबने से बच गए लेकिन नष्ट हो गए। 4 अगस्त 2023 को ओलेनेगोस्की गोनियार्क युद्धपोत पर हमला किया गया और उसे भारी नुकसान हुआ। 24 मार्च 2022 को सीजर कुनिकोव युद्धपोत पर हमला किया गया और वो भी नेवल ऑपरेशन चलाने लायक नहीं बचा। अब आपको वो जहाज बताएंगे जो यूक्रेन के हमले से काला सागर में जलमग्न हो गए। 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत सर्गेई कोतोव डूब गया। वहीं 14 फरवरी 2024 को सीजर कुनिकोव यूक्रेनी अटैक के बाद डूबा था। 1 फरवरी 2024 को इवानोवेट्स युद्धपोत ने भी काला सागर में जल समाधि ले ली। 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेरकास्क युद्धपोत ने यूक्रेनी हमले के बाद काला सागर में जलमग्न हो गया। वहीं 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला हुआ और उसकी भी यही गति हुई। 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क युद्धपोत पर हमला हुआ और वो भी ब्लैक सी में डूब गया।
13 सितंबर 2023 को रोस्तोव ऑन डॉन सबमरीन पर मिसाइल से हमला हुआ। हालांकि रूसी नौसेना की पनडुब्बी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सबमरीन में पानी भर गया और वो काला सागर में समा गई। 17 जून 2022 यूक्रेनी हमले के बाद रूसी ब्लैक सी फ्लीट का वेसल वेक युद्धपोत भी काला सागर के तल पर पहुंच गया। वैसे तो जमीनी जंग हो या फिर आसमान में वार पलटवार, पुतिन सेना के आगे यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क का टिकना नामुमकिन। वजह साफ है, पुतिन के विनाशक हथियार और रूसी डिफेंस में मौजूद लाखों सैनिकों की तादाद। लेकिन समंदर वाले फ्रंट पर यूक्रेन लगातार रूस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे रहा है। बीते 2 साल में रूस के करीब 23 समुद्री जंगबाज तबाह हो चुके हैं। और एक बड़ी खबर है, रूसी टैंक ब्रिगेड का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी मोर्चों पर गोलीबारी की गई है और बेलगोरोड बॉर्डर से सटे मोर्चों पर गोलीबारी हुई है। यूक्रेनी सेना के कई मोर्चे नष्ट हो गए। पुतिन के शपथ के साथ ही यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट छा गया है। तो वहीं राफा में 15 लाख जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। इजरायली सेना ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इजरायल और हमास में युद्ध विराम को लेकर चल रही बातचीत टूटी और इसी के साथ नेतन्याहू सेना ने राफा में संहार शुरू कर दिया। बाइडेन इस संहार के खिलाफ हैं, लेकिन नेतन्याहू सुपर पावर अमेरिका के कहने पर भी रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल के फाइटर जेट गरजे, आसमान से भीषण बमबारी हुई और इस तरह से सबसे बड़ा नरसंहार शुरू हो गया। हमास सीजफायर को तैयार हो गया। अमेरिका रोकता रह गया, लेकिन इजराइल नहीं माना। उसने राफा में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। आधी रात को आईडीएफ की बमबारी शुरू हो गई। सुबह तक हमले होते रहे और इसी के साथ राफा में बहुत बड़ा जलजला आ गया। जिस वक्त मिस्र में युद्ध विराम को लेकर इजराइल और हमास में बातचीत हो रही थी, उसी वक्त नेतन्याहू सेना का ऑपरेशन राफा शुरू हो गया। राफा में जगह जगह हवाई हमले हुए। भीषण बमबारी में कई इमारतें तहस नहस हो गई। जिस वक्त राफा में हवाई हमले हो रहे थे, उसी वक्त आईडीएफ टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर राफा में घुस गई। इसी के बाद इजरायली सेना राफा के अंदर घुस गई। उसके बाद राफा से विनाश की दहला देने वाली तस्वीरें आने लगी। इजरायल की बमबारी से राफा दहल गया। आसमान में बारूदी धुआं नजर आने लगा। राफा के अंदर घुसी इजरायल की ग्राउंड फोर्स भी टैंक से धावा बोलते हुए आगे बढ़ रही है। आईडीएफ के टैंक इस वक्त राफा में इसी तरह ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वो न सिर्फ टारगेट को ढूंढ रहे हैं, बल्कि उसे तबाह भी कर रहे हैं। राफा के कई इलाकों पर आईडीएफ ने न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि वहां इजरायल का ध्वज भी फहरा दिया है। राफा बॉर्डर के साथ साथ कई इलाकों में अब इजरायली झंडा नजर आ रहा है।
इसराइल ने जिस राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है वहां इस वक्त 17 लाख लोग हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो जान बचाने के लिए उत्तर और दक्षिणी गाजा के लिए राफा में भाग कर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां बहुत बड़ा नरसंहार होने जा रहा है। आईडीएफ की बमबारी शुरू हुई, राफा में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो जान बचाने के लिए लोग वासी की तरफ भागने लगे। लेकिन इजराइल ने यहां बैरिकेडिंग कर रखी है, लिहाजा लोग बाहर नहीं निकल पाए। इसी तरह मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर को बंद कर दिया है, जिससे 15 लाख से ज्यादा लोग राफा में ही फंस गए हैं। इन लोगों पर कभी भी मौत बरस सकती है। इजराइल ने राफा अभियान की शुरुआत की तो अमेरिका भड़क गया। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ है। अमेरिका के विरोध का भी इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ऐलान कर दिया है कि राफा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि हमास की समाप्ति नहीं हो जाती। अब यहां सवाल यह है कि आखिर हमास और इजराइल में सीज फायर क्यों टूटा? इजराइल ने राफा ऑपरेशन क्यों शुरू किया? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच मिस्र में जो बातचीत हो रही थी उसमें कई प्रपोजल थे, युद्ध विराम के कई दस्तावेज थे। हमास ने मिस्र वाले दस्तावेज के आधार पर युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी के बाद राफा में इजरायली सेना का संघार शुरू हो गया। नेतन्याहू और उनकी सेना ने राफा में जो विध्वंसक कदम उठाया है उसका परिणाम बहुत भयावह होने वाला है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ईरान बेहद सीक्रेट तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। रूस की मदद से ईरान जल्द ही परमाणु बॉम्ब बनाने का ऐलान भी कर सकता है, लेकिन ईरान को सबसे ज्यादा खतरा अपने परमाणु ठिकानों को लेकर है। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए ईरान यमन में एक सीक्रेट ठिकाना बना चुका है। दावा किया जा रहा है कि यमन की सुरंग में हूती के लिए मिसाइल प्रोडक्शन होगा, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को शक है कि ईरान ने परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए यमन को सबसे सुरक्षित माना है। इब्राहिम रईसी का सबसे बड़ा ख्वाब है ऐसे धमाके करने की ताकत हासिल करना। और पुतिन का मकसद है अमेरिका के हर दुश्मन को बेहद मजबूत बनाना। अब रूस की मदद ने ईरान के मिशन को बेहद आसान कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अपने वादे पर कायम है और ईरान में परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम तेज है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान देश से बाहर भी परमाणु ठिकाने बना रहा है। यमन में ईरान ने परमाणु मिशन के लिए सुरंग बनाई है। हूती के अड्डों के नाम पर ईरान सीक्रेट ठिकाने बना रहा है। एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। जिस जगह पर हूती का मिसाइल अड्डा था वहीं एक सुरंग बनाई गई है। दावा किया गया है कि अमेरिका के हवाई हमलों के डर से सुरंग में मिसाइलें रखी जाएंगी। लेकिन यह भी खुलासा हुआ है कि यमन में 100 इंजीनियर ईरान गए थे। सभी को ईरान में कई महीने तक ट्रेनिंग दी गई। इंजीनियर ड्रोन और मिसाइल बनाना सीख कर लौटे हैं। सुरंग के भीतर हूती के लिए मिसाइल प्रोडक्शन होगा।
लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान को भी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों का डर है, इसलिए परमाणु बम का प्रोडक्शन यमन में किया जाएगा। ईरान की हर हरकत पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर है। अमेरिका को उलझाने के लिए ईरान के इशारे पर हूती ने बड़े हमले की तैयारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती को ईरान से बेहद आधुनिक ड्रोन मिले हैं। ड्रोन ईयू के एयर डिफेंस को चकमा दे रहा है। एक नेवी अफसर ने माना कि एयर डिफेंस नाकाम रहे। हूती ने धमकी दी है कि अब भूमध्य सागर तक अमेरिका और इजराइल के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका लाल सागर में लगातार हूती के हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन अब फिक्र इससे भी बड़ी हो गई है। खतरा यह है कि यमन में ईरान का परमाणु ठिकाना बनने से हूती के हाथ परमाणु हथियार लग सकते हैं। अमेरिका को डर है कि पुतिन और ईरान दोनों पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका और अरब के विनाश की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार प्रॉक्सी संगठनों को दे सकता है। हूती से अमेरिका और इजराइल पर हमले करवाए जा सकते हैं। परमाणु हथियार के विस्फोट से अरब का बड़ा इलाका तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन ईरान के परमाणु परीक्षण के बाद उससे मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनने के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिका के खिलाफ पुतिन नया अभियान शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।